हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अवेदा। दिस साइड से अंजलि और हम देख रहे थे सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आज हम देखेंगे शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शेड्यूल 1 उन ट्रांजेक्शंस के बारे में बताता है जो विदाउट कंसिडरेशन होती है, स्टिल उन एक्टिविटीज को हम सप्लाई कहते हैं। उसके बाद हमने देखा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 हमें बताता है, क्लियर करता है कि इस एक्टिविटी को हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और शेड्यूल 3 हमें कहता है ना ही ये गुड्स की सप्लाई है ना ही सर्विसेज की सप्लाई है। शेड्यूल 3 क्या कहता है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नीदर नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ना ही ये गुड्स है ना ही ये सर्विसेज है। और ऐसा होगा तो ये क्या होगा? इस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ये है नॉन सप्लाई सर्विसेज, नॉन सप्लाई है ये। क्यों? क्योंकि इसमें तो ना ही सप्लाई का गुड्स है ना ही गुड्स का सप्लाई है ना ही सर्विसेज का सप्लाई है। इसमें हम देखने वाले हैं 6 पैरा। कितने पैरा? 6 पैरा। फर्स्ट पैराग्राफ हमें बात करता है इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ employee and employer services। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, किसके रिलेशन में? एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विसेज देता है तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब कोई एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और उसके लिए सैलरी ले रहा है तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। और जब सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी भी नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, क्या करता है? गिफ्ट देता है, तो भी क्या वो सप्लाई कहलाएगा? तो भी वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। द आंसर इज नो। तो वो सप्लाई कहलाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? गिफ्ट 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए। गिफ्ट 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू का होना चाहिए। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो भी एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में या फिर एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में जो भी सर्विसेज देता है वो सप्लाई में नहीं आती। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं कहते। 50 से अबव का देता है तो पूरा का पूरा जीएसटी लग जाता है। और कैसे लगता है? उसे क्या बोलते हैं हम? सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब एम्प्लॉयर कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय को बोलता है कि अब है ना मेरे पास इतना काम वाम नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी बदल गई है तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम ऑफिस छोड़ के चले जाओ या फिर मेरा बिजनेस छोड़ के चले जाओ, अब तुम मेरे एम्प्लॉय मत नहीं रहो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट देगा। ये आर है एम्प्लॉयर और ये एम्प्लॉय, वो उसको क्या देगा? कुछ अमाउंट देगा। तो क्या इसको सप्लाई कहा जाएगा? अब जो ये प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे से अमाउंट मिलेगा, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन पे से अमाउंट मिलेगा, उसे माना जाएगा कि वो उसे एम्प्लॉयमेंट के ही ड्यूरेशन में मिला है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही मिला है। और जब एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसे कुछ भी मिलता है तो वो सप्लाई नहीं होता, इसलिए ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसलिए ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर प्री मेच्योरिटी की वजह से प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इट इज इन द कोर्स और इट इज इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसे सप्लाई
नहीं माना जाता। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट जो काम होता है वो तो कराता ही है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट भी कुछ काम करा सकता है या वर्क असाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए फर्म होती है, तो उसमें एक सीए जो है एज एम्प्लॉय काम करता है, और जो उसका बॉस होता है उसको लगता है कि ये सीए काफ़ी अच्छा काम करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो ऐसा करता हूँ मैं अपने बच्चों को है ना इसी से पढ़ा लेता हूँ कि वो मेरे बच्चों को कोचिंग देगा। तो वो सीए जो है उसके अपने एम्प्लॉयर के बच्चों को कोचिंग भी देने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो अब वहाँ पे एम्प्लॉई है जहाँ पर वो कोचिंग दे रहा है? नहीं, वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ मिलता है, तो क्या वो सप्लाई कहलाता है? यस, तो वो सप्लाई कहलाता है। तो वो सप्लाई कहलाता है और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए अदर देन एम्प्लॉयमेंट कुछ काम करता है, तो ऐसे में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है उस अमाउंट के लिए जो उसे रिसीव हो रहा है। नॉन कॉम्पिटेंस फीस, नॉन कॉम्पिटेंस या फॉरबेरेंस बोल सकते हैं हम, फॉरबेरेंस फीस ये चार्जेस जो भी है वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में क्या होता है, अब एक शॉप होती है, वो शॉप में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा जो है मार्केटिंग का काम करता है, वो इतने सारे कस्टमर्स अपने एम्प्लॉयर के लिए ला के देता है। अब धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं ही सारा इतना अच्छा काम करता हूँ कि मेरी वजह से जो है कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मैं ही अपना जो है नया बिजनेस ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा बिजनेस अच्छा सा चल भी जाएगा। अब वो अपने प्लान के बारे में एम्प्लॉयर को बता देता है, एम्प्लॉयर को भी ठीक लगता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा मार्केटिंग करता है और ये अगर अपना बिजनेस खोल लेगा तो ऐसे में हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको है ना इस एरिया में रोक देते हैं, उसको बोलते हैं कि तो इस एरिया में ये वाला बिजनेस नहीं करेगा तो दूसरे एरिया में बिजनेस करेगा, इसके लिए हम तेरे को कुछ अमाउंट देते हैं। तो ऐसे में वो बंदा उस एरिया में वो काम नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? फोरबेयर कर रहा है। क्या कर रहा है वो? फोरबेयर कर रहा है, नॉन कम्पीट कर रहा है। कम्पीट नहीं कर रहा ना, नॉन कॉम्पिटेंस फीस उसे मिल रही है। तो ऐसे में जो उसको एम्प्लॉयर से उसे अमाउंट मिला, तो क्या वो सप्लाई होगा? द आंसर इज यस। वो आंसर क्यों? क्योंकि वो उसे उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं मिला, वो उसकी स्किल्स की वजह से उसे मिला। हर एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन उस एम्प्लॉय में कुछ अलग स्किल्स थी और उसका एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सप्लाई कहलाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब कंपनी में क्या होता है? कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में या नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम करते हैं। क्या होता है? कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और इन्हें इसके बदले क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन। तो एक तरीके से कंपनीज के ये एम्प्लॉय होते हैं, इनके लिए पूरा टाइम इनको डेडिकेट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं और इनका खर्चा भी P&L में डेबिट किया जाता है और सैलरी के नाम से ही दिया जाता है। टीडीएस के प्रोविजंस ही यहाँ पर एप्लीकेबल किए जाते हैं, टीडीएस और सैलरी वाले प्रोविजंस ही यहाँ पर एप्लीकेबल किए जाते हैं। तो इसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई? नो, क्योंकि जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ जाता है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विसेज दी जाती है, तो उसे सप्लाई नहीं कहते। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये सप्लाई नहीं है। लेकिन समटाइम्स डायरेक्टर जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काम करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो वो जो है फुल टाइम उनके एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते और हम उनको P&L में उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी P&L में इस तरीके से चार्ज नहीं करते एज सैलरी, बट हम कहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज।
तो वहाँ पर वो क्या देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो वो अगर प्रोफेशनल सर्विसेज टाइप वाली चीज कर रहे हैं, हम उनको प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस दे रहे हैं, उसी के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसे बोलेंगे यस दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कहेंगे हम, सप्लाई है। क्या है, सप्लाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ अमाउंट उसे पे कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट पे कर रहा है, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। लेकिन अदर देन दैट कैपेसिटी, मतलब कोई उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है, वहाँ पर उसका भी से है, एम्प्लॉय का भी से है, एज वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उसका भी अपना जो है अपना माइंड है, अपनी पावर है, तो फिर वो क्या रहता है, फिर वो सप्लाई कहलाती है। इसमें अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कैजुअल लेबर्स को लेकर। कैजुअल लेबर्स, ये क्या होता है? कैजुअल लेबर्स मतलब जब जरूरत पड़ी तो लेबर्स को बुला लिया। एक तो होता है कि परमानेंट बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर या फिर एम्प्लॉयज रहते हैं, एक होता है जब जरूरत पड़ी तब लेबर को बुला लिया, या जब जरूरत है तो एक्स्ट्रा लेबर को बुला लिया। तो ये क्या होता है, कैजुअल लेबर्स। तो पर डे के हिसाब से जो है इनको वेजेस दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो बुलाता है एम्प्लॉयर, तो ये क्या हो गए, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे भी एक क्या होता है इनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ भी हम सप्लाई नहीं कहते, यहाँ पे भी हम सप्लाई नहीं कहते, और जब हम सप्लाई नहीं कहेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो कोई कैजुअल लेबर हायर भी करता है तो उस सिचुएशन में वो डेली बेसिस पर उसको अमाउंट दे देता है, और ट्रीटमेंट एज पर जीएसटी सेम रहता है, सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन यही कैजुअल लेबर कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, और किसको दे देता है, अपने क्लाइंट के पास भेज देता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम है कि बिल्डिंग बनाता है, या फिर हो सकता है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, जैसे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये अपने पास लेबर रखता है, और फिर ये इस लेबर को क्लाइंट के पास भेज देता है। अब जब क्लाइंट के पास उसका काम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको बिल बनाकर देता है कि इतना इतना काम हुआ है, इतनी इतनी कॉस्ट लगी है। तो मान लो 25,000 का बिल बन जाता है, तो क्या अभी यहाँ पर जीएसटी लगेगा? क्या इस एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर जीएसटी लग जाएगा, यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन इन दोनों के बीच में है, ना कि इनके बीच में। तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं सेकंड पैरा क्या बात करता है? सेकंड पैरा बोलता है, बी पॉइंट दे देते हैं इसे, ये सेकंड ही पॉइंट दे देते, सॉरी सेकंड पैरा है, सेकंड ही तो नाम आएगा। तो कोड है, ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जैसे इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, जीएसटी का ट्रिब्यूनल्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट होता है जनरल मैटर्स के लिए। कोई सिविल मैटर है, कोई क्रिमिनल मैटर है, तो ये हिरार्की रहती है। लेकिन जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं जाया जाता, कहाँ जाया जाता है? ट्रिब्यूनल्स में। कहाँ जाया जाता है? ट्रिब्यूनल्स में। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक अथॉरिटी बनाई गई है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो कोई भी अपील होगी तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल में फाइल होती है, तो सीआईटी की बात की जाता है ट्रिब्यूनल में। तो बहुत जगह बहुत सारे लॉज के अंदर ये बॉडी बना देते हैं कि पहले आप ट्रिब्यूनल में जाओगे जो इस एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ है, उसके बाद आप जाओगे हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में। एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम करता है कुछ लॉज में, कुछ मैटर्स में। कोर्ट का मतलब हमें बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये लोग काम करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो डिपॉजिट कराई जाती है। किसी को सम्मन भिजवाने हैं तो प्रोसेसिंग फीस, किसी का एड्रेस चेंज करवाना है तो प्रोसेसिंग फीस। बेसिकली जब भी कोर्ट में हियरिंग होती है तो उससे पहले प्रोसेसिंग फीस को डिपॉजिट कराया जाता है। इनफैक्ट जैसे ही कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है उसके 7 डेज के अंदर अंदर फीस जो है वो डिपॉजिट करानी होती है। तो जब वो फीस डिपॉजिट करानी होती है कोर्ट में, तो क्या उस फीस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है? नो, क्योंकि उसे सप्लाई नहीं माना जाता। और ये कहाँ पर क्लियर किया गया है? शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 कहता है कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल आपको कोई भी सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसे में जो भी वो सर्विसेज दे रहा है और आप उसको पैसा दे रहे हो, वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यही बोलता है पैरा 2। अब पैरा 3 क्या बोलता है? पैरा 3 बोलता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकल अथॉरिटीज होती है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। अब इनके कुछ मेंबर्स होते हैं। सिमिलरली बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, जजेस होते हैं। तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अथॉरिटीज मेंशन की हुई है, हमें उनकी एक बार रीडिंग लेनी है। ठीक है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स हो गए, किस किस के, यूपीएससी के हो गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट हो गए, सीबीआईसी के हो गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम के हो गए, इसके हो गए हमारे सीबीडीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रेसिडेंट हो गए। तो ये सब अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब ये कुछ भी फंक्शंस करती है, एक्टिविटीज करती है, तो उस पर उसको सप्लाई नहीं माना जाता और अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी तो तभी होता है ना जब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। जब सप्लाई नहीं है तो फिर जीएसटी कहाँ से आएगा? पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट किस चीज के बारे में बात करता है? फोर्थ पॉइंट बात करता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जो डील करती है फ्यूनरल, बरियल, मॉर्चरी, क्रीमेटोरियम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेथ पर्सन। तो कोई डेड पर्सन है तो उसका फ्यूनरल हो रहा है, बरियल हो रहा है या उसको दफनाया जा रहा है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, तो वहां पर जो सर्विसेज दी जाती है तो उनको भी हम सप्लाई नहीं मानते एज पर शेड्यूल 3। 5 किस बारे में बात करता है? 5 हमारा डील करता है लैंड और बिल्डिंग के सेल से। लैंड और बिल्डिंग का सेल वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो सेल है वो सप्लाई नहीं मानी जाती, लेकिन सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 ने क्या बोला? अगर आप कोई बिल्डिंग बेच रहे हो, कोई लैंड बेच रहे हो, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई सर्विसेज ले रहे हो या दे रहे हो तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो कोई कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की तो उसे सप्लाई माना जाता है जब तक वो बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो जाती और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ग्रांट नहीं हो जाता। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन एक प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जब वो देख लेती है कि हाँ बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एज पर नॉर्म्स बनी है। तो जैसे ही वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हो जाता है तो उसके बाद मान लिया जाता है ये एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है और अब इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इसे अब हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग का नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है तो वो सप्लाई नहीं कहलाता, यही कहता है हमारा शेड्यूल 3। और हमने शेड्यूल 2 में देख लिया था कि कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज होती है तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। टिल द पीरियड यू गेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब तक वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कहलाती है एज पर शेड्यूल 2। उसके बाद अगर आप उसका ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको सप्लाई नहीं कहते। लास्ट पैरा इसमें हम देखेंगे। लास्ट पैरा क्या कहता है? लास्ट पैरा हमें बताता है एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में। एक्शनेबल क्लेम्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं,
लेकिन एक्शनेबल क्लेम 3 को छोड़कर, गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, इन तीनों को छोड़कर बाकी सप्लाई नहीं कहलाती। तो ये तीनों तो है, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम होता है तो वो सप्लाई नहीं कहलाता। एक्शनेबल क्लेम जैसे कोई मेडिकल का क्लेम है, कोई बंदा बीमार होगा तभी तो उसे वो क्लेम मिलेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, वो डॉक्यूमेंट शो करेगा, तब जाके वो उसे क्लेम मिलेगा। मुझे किसी से पैसा लेना था, मैंने आगे उस क्लेम को ट्रांसफर कर दिया, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा था, मैं उससे ले नहीं पा रही थी, तो मैंने दूसरे बंदे को हायर किया कि तुम उससे पैसा ले लो, मैं तुम्हें ये राइट बेच रही हूँ। तो मैंने एक तरीके से एक्शनेबल क्लेम को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही सप्लाई माना जाता है। कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कोई लॉटरी जीत रहा है, तो वो एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है, अदरवाइज नहीं। तो ये 6 पैरास थे जो हमारे शेड्यूल 3 में दिए गए हैं और जिसको बताया गया है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सिमिलरली कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डाल देती है और कह देती है ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ हमने एक्टिविटीज ट्रांसफर की हुई है, तो वो एज पर नोटिफिकेशन जो है वो बताया गया है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इट मींस सप्लाई है ही नहीं। तीसरा तरीका ये भी है बताने का गवर्नमेंट का, वो क्लैरिफाई करती है, क्लैरिफिकेशन देती है कि भाई इस एक्टिविटी को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस लेता है, अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस लेता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस का अगर ट्रांसफर होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, क्लैरिफिकेशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि बहुत सारे मोड्स ऑफ कन्वेंस होते हैं, मोड्स ऑफ कन्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल बस, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वेसल्स हो गए, शिप्स हो गए, उसमें अगर कोई भी गुड्स जाते हैं या पैसेंजर्स जाते हैं या गुड्स जाते हैं, तो इन कन्वेंस का जो ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो हम उसका सप्लाई नहीं मानेंगे। So transfer of conveyance from one place to another तो ऐसे में उसका सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक कि इन गुड्स का आगे सप्लाई नहीं होता, कि गुड्स सप्लाई होने के लिए नहीं जा रही है, गुड्स रिपेयर के लिए जा रहे हैं। सिमिलरली कोई रिग्स वगैरह ट्रांसफर होती है, रिग्स होती है जैसे ऑयल रिग्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो उनका ट्रांसफर भी हो रहा है, रिग्स का हो रहा है, टूल्स का हो रहा है, स्पेयर्स का हो रहा है। तो ऐसे में इन चीज़ों का सप्लाई नहीं माना जाता। तो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई किया है कि एक कन्वेंस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है और उसमें कुछ गुड्स है या फिर कुछ पैसेंजर्स हैं, तो ऐसे में वो जो कन्वेंस जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है रामू, उसके 2 रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के, एक है मुंबई में, एक है दिल्ली में। तो मुंबई से राजू ने क्या करा, एक ट्रक में कुछ सामान भेजा, कुछ सामान भेजा कहाँ पर, दिल्ली में। तो ऐसे में जो ये ट्रक दिल्ली आएगा
तो इस ट्रक का सप्लाई नहीं माना जाएगा, इस ट्रक का सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो यही बताया हमें क्लैरिफिकेशंस में। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट हुआ सप्लाई का, और नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।